360 में। अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए जनीवा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज। अमरीकी सियासत में मुसलमान ख़वातीन को मुतहर्रिक करने की कोशिश। और भारत में किस्सा गोई के मेले में पाकिस्तानी कहानी की धूम। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की और वहाँ अमन को फ़रोग़ देने के लिए आज अक़वाम मुत्तहिदा और अफ़गान हुकूमत के ज़ेर एहतमाम स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है। 2 रोज़ा इजलास में आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए मदद और हिमायत का इजहार करेगी, जबकि अफ़गान हुकूमत डोनर्स को बताएगी कि माजी में मिलने वाली इमदाद के ज़रिए वो क्या इस्लाहात ला पाई है। अफ़गानिस्तान के लिए 2016 में ब्रसल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर $15 अरब से ज़्यादा की आलमी इमदाद का वादा किया गया था। आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें कोई नई माली इमदाद नहीं दी जाएगी। जनीवा कॉन्फ्रेंस में वज़रा की सतह पर वफूद शिरकत कर रहे हैं। तो अफ़गान वज़ारत ख़जाना का कहना है कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ तय किए गए 40% वादे या अहदाफ पूरे कर चुकी है और मज़ीद 45% पर काम जारी है। लेकिन अगर गैर सरकारी ज़राए की मालूमात देखें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक अफ़गानिस्तान करप्शन के एतबार से 180 मुल्कों में से 177वें नंबर पर है। और इसी इदारे के मुताबिक वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तय किए गए बैनुल-अक़वामी अहदाफ जो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से तय किए गए हैं और इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है, ये अहदाफ करप्शन के बाइस सन 2030 की डेडलाइन तक भी हासिल नहीं कर पाएगा अफगानिस्तान। तो इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं पाक अफ़गान उमूर के तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक, जिनसे हम अफगानिस्तान को दरपेश कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे आज के जनीवा कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में। खटक साहब, वेलकम टू व्यू 360। अब ये तो हम जानते हैं कि अफगानिस्तान जंग की हालत में है, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। पिछले 24 घंटों में ही 30 सिक्योरिटी एहलकार नए हमलों में हलाक हुए हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसकी कुछ और मुश्किलात भी देखें तो करप्शन एक बहुत बड़ा मसला बन के उभरता है और ये एक प्रॉमिस है अफगानिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो इसका सद्देबाब करेगी। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें किस हद तक आपके ख्याल में अफ़गान हुकूमत ये साबित कर पाएगी कि जो डोनर्स ने उसको दिया इस अरसे के दौरान वो वाकई उसका दुरुस्त और कामयाबी से इस्तेमाल कर पाई है? बेशक सारा ये अफ़गान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी के 3 बड़े अहदाफ रहे हैं जो आज भी हैं, वो पीस, स्टेबिलिटी और करप्शन का खात्मा। जब तक पीस और स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पीस का मतलब तो जाहिर है अमन है और स्टेबिलिटी का मतलब ये है, जो अब अमेरिका जिसकी डेफिनेशन करता है वो ये है कि वहाँ पर जो इदारे हैं वो इतने मजबूत हों कि जो हुकूमत है उसकी रेट हर जगह नजर आए और हुकूमत अपना आपको यानी अवाम को डिलीवर कर पाए। अमेरिका की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो इस साल अक्टूबर में आई है, इंस्पेक्टर जनरल जो अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका का खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल, उनकी रिपोर्ट है कि जो स्टेबलाइजेशन का जो अमेरिका का जो प्रोजेक्ट था जिस पर तकरीबन ऑलमोस्ट $5 अरब लगाए गए 15 साल में, वो फेल हो चुका है तकरीबन। उसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि अफगान इदारे काफी कमजोर हैं और करप्शन का जिस तरह आपने जिक्र किया, करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है। अफगान हुकूमत का तो यकीनन दावा है कि उन्होंने तकरीबन 39% अहदाफ हासिल किए हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको और नज़र से भी देखेगी कि आप ये देखिए कि 2016 में जब ये $15.2 अरब की प्लेज किए गए थे, उस वक्त अफगानिस्तान का कितना हिस्सा अफगान हुकूमत के कंट्रोल में था और आज कितना है। आज हमें अहदाफ जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो ये है कि अब ऑलमोस्ट 55.5% ऑफ द टेरिटरी जो है वो अफगान हुकूमत के कंट्रोल में है। जब अमेरिका अफगानिस्तान में इन्वेजन कर रहा था तो उस वक्त अमरीकी जो आदाद शुमार थे उसके मुताबिक तकरीबन 9,000 जंगजू वहाँ मौजूद थे। आज अमरीकी आदाद शुमार के मुताबिक वहाँ पर कोई 70,000 जंगजू मौजूद हैं। ओवरऑल एक तशवीशनाक सूरत हाल है और यही आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें सामने आएगी। ये बताइए, एक बड़ा गोल इस कॉन्फ्रेंस का ये भी है कि जो इलेक्शंस हैं उनके लिए मोमेंटम बरकरार रखा जाए। 20 अक्टूबर को पार्लिमानी इंतखाबात हुए थे, उनके बाद से अभी तक हतमी नताइज मुकम्मल सामने नहीं आए, क्लियर पिक्चर पार्लियामेंट की नहीं सामने आ सकी और अब अफगान इलेक्शन कमीशन ही कह रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है अप्रैल में उसको भी मुलतवी कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये किसकी नाकामी होगी? इसकी जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पे आएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे आएगी? क्या कहेंगे आप?
میرا خیال ہے جتنے بھی افغانستان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں، کیونکہ افغان حکومت کو میں مکمل طور پر مورد الزام اس لیے بھی نہیں ٹھہراؤں گا کہ افغانستان کی حکومت کا کتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھیے طالبان کے ساتھ جب بات چیت کی بات ہوتی ہے تو وہ تو افغان حکومت کو مانتے ہی نہیں ہے، اور امریکہ طالبان سے بات کر رہا ہے، روس طالبان سے بات کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کو ڈائریکٹلی انگیج کر رہی ہے. افغان حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ افغانستان کی زمین پر تقریباً 45% علاقے پر افغان حکومت نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کا جو وہ کریڈیبلٹی کا جو فیکٹر تھا جو شروع سے چلا آ رہا تھا، وہ میرا خیال ہے اس میں اس کی کریڈیبلٹی کافی کمزور ہوئی ہے، جس کی وجہ سے افغان حکومت کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے کافی. جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے، پاک افغان امور کے سینئر تجزیہ کار. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور آج جو کانفرنس ہو رہی ہے 2 روزہ کانفرنس ہے، اس کے بارے میں مزید معلومات اور مسلسل اپڈیٹس آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. روس کی جانب سے یوکرین کی بحریہ کی 3 کشتیوں کو قبضے میں لینے کے بعد یوکرین کی پارلیمنٹ نے اب ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تازہ جھڑپ اتوار کو ہوئی جب بحیرہ اسود میں گشت کرنے والے روسی محافظوں نے یوکرینی فوج کی 2 جنگی کشتیوں اور ایک ٹگ بوٹ پر فائرنگ کر کے نہ صرف ان کشتیوں بلکہ ان پہ سوار اہلکاروں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا. اس سے پہلے 2014 میں روس نے یوکرین کے خود مختار علاقے کرائمیا کا بھی زبردستی اپنے ساتھ الحاق کر لیا تھا، جسے امریکہ اور نیٹو نہیں تسلیم کرتے. اس وقت ہم چلیں گے ندیم یعقوب کے پاس جو کیپٹل ہل پہ موجود ہیں. ندیم، یہ بتائیں کہ اب یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ امریکہ اور نیٹو کا کس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ سارا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے کہا ہے کہ یہ یوکرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو یورپی رہنما ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. پیر کے روز سلامتی کونسل کا جو ایک اجلاس بلایا گیا یوکرین کی درخواست پر، اس میں امریکہ کی جو مندوب ہے اقوام متحدہ کے لیے نکی ہیلی، انہوں نے بھی اس کی پرزور مذمت کی اور کہا کہ یہ اس کی یوکرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی جو ان کے الفاظ تھے وہ میں یہاں پڑھ دیتا ہوں: عالمی قوانین کی پاسداری ورک کرنے والا کوئی بھی ملک اس طرح کے کام نہیں کرتا، اور یوکرین اپنا غیر قانونی جو رویہ ہے اس کو بند کرے. امریکہ کرائمیا کے واقعے کے بعد لگائی جانے والی روس پر پابندیاں قائم رکھے گا. سلامتی کونسل کے جو بیشتر اراکین ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کی کشتیاں اور تقریباً 2 درجن جو اہلکار ہیں ان کو فوری طور پر ریلیز کرے. اس بارے میں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. اتوار کو کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب روس نے خلیج کرچ سے گزرنے والی یوکرین کی 3 کشتیوں پر فائرنگ کرنے کے بعد ان پر قبضہ کر لیا اور ان پر سوار اہلکاروں کو اپنی تحویل میں لے لیا. یوکرین نے کشتیوں اور ملاحوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. اس کارروائی کے بعد یوکرین کے صدر نے ملک میں مارشل لاء لگانے کا اعلان کیا. ملک کا صدر اور یوکرین کی افواج کا کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے میں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی ہے، اور کچھ گھنٹے پہلے میں نے ملک کے تمام علاقوں میں 28 نومبر کی صبح سے مارشل لاء نافذ کر دیا ہے. مگر یوکرین کی جنگی کشتیوں پر حملہ کر کے اس نے جارحیت کے نئے مرحلے میں قدم رکھا ہے. یوکرین کی پارلیمان نے صدر کے اقدام کی منظوری دی ہے. سن 2014 میں روس اور یوکرین کے درمیان کرائمیا کے تنازع کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ یوکرین نے اس طرح کا اقدام اٹھایا ہے. نیٹو اور مغربی ممالک نے روس کی مذمت کرتے ہوئے یوکرین کی حمایت کا اظہار کیا ہے. یوکرین کی کشتیوں اور اہلکاروں کے خلاف اس طرح کی فوجی طاقت کے استعمال کا کوئی جواز نہیں. ہم روس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً کشتیوں اور ملاحوں کو رہا کرے، اور ہم پرسکون رہنے اور مزید کسی کارروائی سے پرہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کی کشتیوں نے جان بوجھ کر اشتعال دلایا، اور روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. آئندہ سال مارچ میں یوکرین میں صدارتی انتخابات ہونے کو ہیں، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس مارشل لاء کی آڑ میں صدر پوروشینکو، جن کی مقبولیت انتہائی کا نچلے درجے پر ہے، انتخابی مہم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. جی سارا. ندیم یعقوب ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے. تھینک یو فار دس راؤنڈ اپ.
मेक्सिको की वजारत खारजा ने अमरीका से सरहद पर उसकी सिमत में हथियारों के इस्तेमाल की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। वस्ती अमरीका से पनाह की तलाश में अमरीका दाखिल होने की कोशिश करने वालों पर इतवार के रोज़ अमरीकी एहलकारों ने आंसू गैस इस्तेमाल की थी, जिससे बॉर्डर पर भगदड़ भी मच गई। अमरीकी बॉर्डर सिक्योरिटी के एहलकारों का कहना है कि तारकीन वतन ने उन पर हमला करने की कोशिश की थी। सदर ट्रंप ने भी आंसू गैस के इस्तेमाल का दिफा किया है, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से ट्रंप इंतजामिया पर असाइलम प्रोग्राम को बंद करके तारकीन वतन का मसनूई बहरान पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अमरीकी और मैक्सिकन एहलकारों ने गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश करने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया है। इस वक्त वस्ती अमरीका से तकरीबन 5000 अफराद पर मुश्तमिल काफिला बेहतर मौक़ों की तलाश में अमरीका में दाखिल होने का ख्वाहिशमंद है। आज के प्रोग्राम में आगे चलकर हम उन मर्दों के बारे में बात करेंगे जो जिनसी हिरास के शिकार होकर भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे, और आपको बताएंगे कि दुनिया के महफूज तरीन मुल्क कौन से हैं। दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं, जहां इमरान खान की हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर आपको स्पेशल रिपोर्ट्स मिलेंगी और इसके साथ साथ बहुत सी और दिलचस्प मालूमात भी। Touchdown confirmed. ये है अमरीकी खलाई इदारे नासा के साइंसदान, जिन्हें 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर से कामयाबी का पैगाम मिला और इसीलिए वो खुशी मना रहे थे। ज़मीन से मरीख पे भेजे जाने वाले एक रोबोटिक मिशन ने 6 माह और 48 करोड़ किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मरीख की सतह पर कामयाबी से उतरकर पहले मनाजिर भेजे हैं। इनसाइट कहलाने वाला ये रोबोटिक मिशन अगले 2 साल के दौरान ज़मीन के करीब तरीन हमसाए मरीख के बारे में मालूमात भेजेगा, जिससे साइंसदानों को उम्मीद है कि वो इस कायनात के कुछ राजों पर से पर्दा उठा पाएंगे। अमेरिका हो, भारत या फिर पाकिस्तान, जिनसी हिरास के खिलाफ जारी बैन अवी मुहिम मी टू मूवमेंट का दायरा बड़ी हद तक खवातीन तक ही महदूद है। इसमें उन मर्दों की आवाज़ें बहुत ही कम सुनाई दे रही हैं जो खुद भी जिनसी हिरास का निशाना बन चुके हैं। इस खामोशी की वजह क्या है, यही जानने की कोशिश की है आज सहर माजिद ने। अमरीकी टीवी न्यूज नेटवर्क CNN के साबिक रिपोर्टर जॉश लेव्स को अपने करियर की शुरुआत में जिनसी तौर पर हिरासगी का सामना करना पड़ा। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं शिकायत करता। मैं इंटर्न था और ऐसी सूरत में मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। मैं डरता था कि अपने करियर की शुरुआत में मिले इस मौके को कहीं खो न दूं। US इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन की साल 2018 में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जिनसी हिरासगी की कुल 7,609 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जिनमें से 15.9% शिकायत मर्दों की तरफ से थीं। इस जुर्म का ताल्लुक जिन्स से नहीं है, ये मामला है ताकत का। जब पावरफुल पोजीशन पर बैठे लोग अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाते हैं और अपने से कमजोर लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, चाहे मुल्क की मुआशी हालत कैसी भी हो। ये दुनिया के हर हिस्से में होता है। अमेरिका की तरह भारत में भी मी टू मूवमेंट जोर पकड़ चुकी है, लेकिन कुछ को छोड़कर जिनसे हिरासगी का शिकार होने वाले मर्दों की अक्सरियत ने इस मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। भारत में मर्दों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम दुनिया में सबसे बड़ी है। सोसाइटी में ऐसा ही है, वुमन एज ए विक्टिम जो होती है तो वो फैशनेबल है। वुमन, एवरीबडी विल बिलीव हर। मर्द जो अपने आप को बोलता है कि मैं प्रताड़ित हूँ और मैं विक्टिम हूँ, तो ये बहुत बड़ा सा उसके लिए शर्म की बात है। Toxic masculinity, and it's this notion that जिस वक्त हम छोटे लड़कों की परवरिश कर रहे होते हैं और अगर वो चलते चलते रास्ते में गिर जाते हैं तो हम कहते हैं रोना नहीं, या फिर हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे मर्द बनो, हिम्मत से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और इस तरह हम मर्दों को अपने जज्बात और एहसासात जाहिर करने का हौसला नहीं देते, क्योंकि हम इसको नामर्दानगी का नाम देते हैं। भारतीय हुकूमत ने 2013 में वर्क प्लेस हैरेसमेंट के खिलाफ एक कानून लागू किया था, लेकिन इस कानून ने महज खवातीन को ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पाकिस्तान में भी 2010 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट लागू किया गया था। एडवोकेट अली चुगताई के मुताबिक इस कानून में मर्द और खवातीन दोनों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां रह गईं। सबसे बड़ी एक तो ये कि जी ये वर्क प्लेस में है सिर्फ, और दूसरी एरियाज़ में नहीं है। और सबसे बड़ी ये है कि जी जो हरासगी की जो डेफिनेशन जो है वो जिनसी हरासगी तक है सिर्फ, यानी जो जहनी हरासगी है या फिर नफ्सियाती हरासगी है उसको नहीं कवर किया गया।
दूसरी तरफ जॉश लेव्स कहते हैं कि मर्दों को अपने खिलाफ होने वाले जिनसी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है। सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। मर्दों की हमने बात की, ख़वातीन की आवाज़ ताकत के ऐवानों तक पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद भी इन ऐवानों तक पहुँचें। इस नवंबर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के बाद पहली मरतबा 2 मुसलमान ख़वातीन रुकन कांग्रेस मुंतखब हुई हैं। मुख्तलिफ नशिस्तों पर भी मुल्क भर में इस नवंबर 100 से ज़ायद मुसलमान मैदान में उतरे। इस मंजिल तक पहुँचने में मुसलमानों की मकामी तंजीमों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और इन्हीं में से एक है रियासत मिनेसोटा में सरगर्म रिवाइविंग द इस्लामिक सिस्टरहुड फॉर एम्पावरमेंट या राइज। अंजुमन आप्टे बता रहे हैं कि ये तंजीम मुसलमान ख़वातीन को किस तरह मुतहरिक कर रही है। मिनियापोलिस शहर से इल्हान उमर के अमरीकी कांग्रेस के लिए कामयाबी से मुसलमान ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें काफ़ी खुश हैं। ऐसी ही एक तंजीम है रिवाइविंग द इस्लामिक सिस्टरहुड फॉर एम्पावरमेंट या राइज। अपने नुमाइंदों को जमहूरियत का पहला सबक पढ़ाने का क्रेडिट राइज इल्हान को देती है। We hosted a civic engagement session and we हमारे एक सिविक एंगेजमेंट सेशन में इल्हान उमर मौजूद थीं। इस वक्त वो रियासत मिनेसोटा के ऐवान नुमाइंदगान की रुकनियत की उम्मीदवार थीं। उन्होंने इस सेशन में हमें कहा कि जाकर कॉकस में हिस्सा लें। हमें इसके मायने भी नहीं मालूम थे, तो इसके बाद हमने कॉकस के बारे में एक तरबियत का इंतजाम किया और उसके बाद डेलीगेट ट्रेनिंग। तो हकीकतन ये वही थी जिन्होंने हमें सियासत में हिस्सा लेना सिखाया। पिछले 2 सालों से राइज वोटर रजिस्ट्रेशन और लीडरशिप ट्रेनिंग जैसे कई प्रोग्राम्स चलाकर मिनियापोलिस के इलाके में बसी इमिग्रेंट मुसलमान खवातीन को अमरीकी सियासत में शरीक कर रही है। We take women to the Capitol. We ask them to connect. हम खवातीन को रियासती दारुल हुकूमत ले जाते हैं, उनको लॉबिंग के जरिए अहम मसाइल के लिए लोगों का ताउन इकट्ठा करना सिखाते हैं। इन मसाइल में असलहे के जिम्मेदाराना इस्तेमाल के लिए और जिनसी जराइम के खिलाफ मौसर कवानीन की मंजूरी जैसे मामलात शामिल हैं और वो मामलात भी जो मुसलमान खवातीन के लिए अहम हैं। उनके लिए हम उन औरतों से कहते हैं कि वो जाकर अपने मुंतखब नुमाइंदों से मिलें। नौशिना और उनकी तंजीम को यकीन है कि जब इल्हान जैसी मजीद मुसलमान खवातीन सियासत में आगे आएंगी तो अमरीकी मुआशरे में तब्दीली आएगी। अमरीका बदल रहा है और उसके साथ अमरीकी होने की तारीफ भी बदल रही है। लोग अब सिर्फ रंग और मजहब को नहीं बल्कि अहम मामलात पर आपकी राय को और मुंतखब होने की सूरत में उनके नुमाइंदे के तौर पर आपकी काबिलियत को देखते हैं। अब नौजवान मुस्लिम खवातीन मेरी 4 साल भांजी जैसी बच्चियां इल्हान को देखकर कह सकती हैं कि मुझ जैसी नजर आने वाली एक खातून साहिब इख्तियार है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये एक हकीकत बन रहा है। सियासी तौर पर तहरीक पैदा करने के साथ ही रिवाइविंग द इस्लामिक सिस्टरहुड फॉर एम्पावरमेंट सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने वाली मुसलमान खवातीन की कहानियों को अमरीकी आवाम तक पहुंचा रही है। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, मिनियापोलिस। दुनिया का महफूज तरीन मुल्क कौन सा है? जवाब है आइसलैंड। एक इंटरनेशनल थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की सालाना पीस इंडेक्स के मुताबिक 163 मुल्कों में से मुसलसल 11वें साल सबसे पुरअमन पाया गया आइसलैंड। अमेरिका टॉप 10 में नहीं, टॉप 100 में भी नहीं, वो है 121वें नंबर पर और पाकिस्तान का नंबर है 151। रहने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है शाम, जहां 7 साल से लड़ाई जारी है। पाकिस्तान में मकामी और गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी के लिए तारीखी मकामात की तो कोई कमी नहीं, लेकिन सिवाय कुछ बड़े शहरों में मौजूद अहम मकामात के जिन्हें गैर मुल्की इदारों की मदद से महफूज किया गया है, बेशतर शहरों में तारीखी विरसा अदम तवज्जुही का शिकार ही है। इन्हीं में से एक जगह है सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर, जहाँ कई 100 साल पुरानी इमारतें मौजूद तो हैं, सयाहों की तवज्जो भी हासिल कर रही हैं, लेकिन उनकी नहीं जिनका काम ही इनकी हिफाजत करना है। मज़ीद जानते हैं आज किरण मिर्जा से। सखर शहर में बहुत से तारीखी मुकामात मौजूद हैं, जिनमें बखर का किला, लैंसडाउन पुल, मीर मासूम शाह का मीनार और 7 सहेलियों का मज़ार काबिल ज़िक्र हैं। इन तारीखी मुकामात को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से इन कदीम तामीरात की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है।
मखदूश हालत देख के अफसोस हुआ कि ये हिस्टोरिकल प्लेस हैं, हमारा असासा हैं, ये सारी जगहें जो हैं अगर हम सब मिलके ख्याल रखें इसका मेंटेनेंस का तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो सकती हैं दुनिया में और ज़्यादा ही। पाकिस्तान के कुछ शहरों में यूनेस्को और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद से तारीखी मुकामात को महफूज किया जा रहा है, लेकिन सक्खर में ऐसा नहीं हो रहा। कुछ सियाहत के शौकीन अफराद हज़ारों मील का सफ़र तय करके सक्खर सिर्फ इन मुकामात की सैर के लिए आते हैं, लेकिन गाइड न होने की वजह से उनकी मालूमात में इजाफा नहीं होता। मैं कराची से आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए। देखिए एक्साइटमेंट तो बहुत हुई है, चूँकि हमारे कराची में इस तरह के मकामात बहुत कम होते हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है कि यहाँ गाइड नहीं है कोई बताने के लिए हमें यहाँ पे, ताकि हमें यहाँ की तारीख बता सके, इसकी डिटेल बता सके। महकमा औकाफ और आसार कदीमा के किसी भी अफसर या अमले ने बारहा राब्ता करने के बावजूद वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देने से गुरेज किया। मासूम शाह मुनारा की बात की, मैं 2 मरतबा लिख चुका हूँ उस अदारे को कि आप भेजें, मैं विजिट करूँ, इंजीनियर को भेजें, इंजीनियर नहीं आता। 6 आदमी टोटल काम कर रहे हैं, मसाला बना रहे हैं और जरियों को बंद कर रहे हैं। 2.5 करोड़ का काम है। सक्खर के ये तारीखी मुकामात अपने अंदर सदियां समेटे हुए हैं, लेकिन इनकी हालत जिस तेज़ी से बिगड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कीमती विरसा पाकिस्तान की पहचान बनने से पहले ही मिट्टी का ढेर बन जाए। किरण मिर्जा, उर्दू VOA, सक्खर। अंदाज़ा बयान दिलचस्प हो तो कोई भी किस्सा अपने आप ही दिलचस्प हो जाता है। भारत के शहर दिल्ली में बरतानिया, पोलैंड और भारत के कुछ ऐसे हुनरमंद किस्सा गो इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल के लिए दिल्ली में जमा हुए और अफ्रीका से ईरान तक की कहानियाँ वहाँ पे पेश की गईं। पाकिस्तान से अगरचे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा दाद वसूल करने में सरहद पार से एक कहानी शामिल थी, इब्न इंशा की उर्दू की आखिरी किताब में से। दास्तान गोई के इस मेले में हमें लेके जा रही हैं रितुल जोशी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में जमा हुई ये भीड़ बताती है कि एक अच्छी कहानी की कशिश किसी भी उम्र में कम नहीं होती। इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल कथाकार के 8वें एडिशन में छोटे बड़े सब आए। मोबाइल से कंप्यूटर तक इस नए जमाने में किस्से कहानियां सुनने सुनाने के जरिए भी नए हो गए हैं। ऑनर, रिस्पेक्ट, किंग विक्रम। लेकिन किस्सा गोई के सदियों पुराने अंदाज के चाहने वाले कम नहीं हैं। वर्चुअल विजुअल मीडियम होता है व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, वीडियोस के थ्रू वो एक्सेसिबिलिटी के लिए और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसको आप उससे एंगेज एक हद तक नहीं कर पाते हैं। शुक्रिया है आपका जो आपने तकलीफ की, देखने आए ड्रामा रखिए अब तशरीफ भी, खैर मकदम हाज़रीन, खैर मकदम। तो आदाब से आज जो हम आपको किस्सा पेश कर रहे हैं वो किस्सा है उर्दू की आखिरी किताब का। इस फेस्टिवल में कोई पाकिस्तानी फनकार नहीं था, इसके बावजूद भारत के पड़ोसी मुल्क की नुमाइंदगी का एहसास जरूर रहा। इब्न इंशा की उर्दू की आखिरी किताब के जरिए। कागज का ईमान, कागज का मुसलमान, ये हमारे यहाँ का कागजी दौर है। कितना यूनिवर्सल उनका ट्रूथ है। वो जो बात सन 1971 में लिख रहे थे अपने माशरे के लिए, अपने माहौल के लिए, और उस माशरे और उस माहौल पे तंज कर रहे थे, वो माशरा और माहौल कुछ खास जो है बदला नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री नहीं है भाई, अब यही हिस्ट्री है। तंज और मिजाज से लबरेज इंशा की किताब को भारत के हालात के तनाजुर में ढालकर पेश किया गया। मुल्क में अदम बर्दाश्त के मौजूदा माहौल से लेकर जदीद तालीम तक सब निशाने पर थे। दौलत कमा, उससे और स्कूल खोल, उनसे और दौलत कमा। उन्होंने जिस तरह से सटायर को मोल्ड किया था हास्य के साथ, और वो जो चुटकियां थी वो आपको पता है कि वो कहाँ लग रही हैं, पर आपको गुदगुदाए बिना आपको वो छोड़ नहीं रही है। सटायर और ह्यूमर जो है वो बहुत ही उम्दा तरीका है अपनी बात रखने का। कोई बदमज़गी किए बगैर बात जो है वो आपकी पहुंच जाती है और हंसते हुए पहुंच जाती है। कथाकार में पोलैंड से लेकर इंग्लैंड तक के फनकारों के किस्से कहानियों ने महफिल को गुलजार रखा। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अब सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।